वगैरह बनवाती क्या चीज़? इस आवाज़ कट रही भाई। सर उसके में मतलब वो प्रेजेंटेशन भी बनाती हैं। हम्म। जैसे आई का टॉपिक है तो हम्म। आई के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाओ। तो सर उसे ना मतलब सर आईआईटी वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं लोग, मतलब उसे मतलब अलग ही चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। हम्म। वो सीधे 1 लाख रुपए कमाएगा भाई। अब देखो क्या है ना कि जब तक तुम्हें पूरी चीज़ों की एक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो कोई भी डिसीजन एक लोगे ना बीच में जाके फिर स्ट्रक कर जाओगे। और मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूँ, भले तुम्हें नहीं उस समय समझ में आती है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हारे इंटरव्यू को और तुम्हारे मेडिकल कोडिंग की जर्नी में क्या होता कि इन सभी से तुम हो करके जाओगे तो भले तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता बट दिमाग में एक पिक्चर तो बनी रहेगी ना, हाँ यार इससे कुछ संबंधित है, हाँ यार इससे कुछ रिलेटेड है। और या तो तुम्हारा पूरी तरीके से ब्लैक माइंड हो जाए। अब जैसे कि चलो ठीक है, हम जो ये कोडिंग गाइडलाइन की चीज़ों को समझते हैं, अभी जैसे मैंने आपको सीपीटी समझाया, अब मैं तुमको पूरी की पूरी गाइडलाइन को जो आईसीडी की है उसको मैं एक बार में यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी तुम्हारी कोई भी कोडिंग की चीज़ें शुरुआत होती है तो जो भी एनकाउंटर है, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, क्या समझाया था? सर डॉक्टर के पास हाँ, ठीक है। तो देखो अभी तुम लोग एक जो ये डॉक्टर और है ना। आवाज बहुत बेकार हो रही है तेरी, नेटवर्क। हाँ भाई, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है टूट टूट के आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रजनीगंधा एक खा करके जो है बात कर रहे हो। और पंचायत वाले तुम वो बन गए हो, वो जो आते हैं विजिलेंस वाले। अरे पान थूक के बात करिए। अब देखो तुम अगर ये वाला नियम लगाते हो तो कोई भी तुम्हारी आईसीडी की आईसीडी के अब कोड, सही है। हाँ अब सही है, आईसीडी के कोड कतई गलत नहीं होंगे। तो पहले तुम देखो कि उस कोड का फॉर्मेट स्ट्रक्चर क्या है, किस कोड का तुम यूज़ कर रहे हो, क्या वहाँ पे कोई प्लेस होल्डर या कोई कैरेक्टर तो नहीं है, सेवेंथ कैरेक्टर कहाँ तक जा रहा है, स्टैंडर्ड अब्रिवेशन है कि नहीं है, पंक्चुएशन की चीज़ें हैं कि नहीं है, वहाँ पे एंड या अदर स्पेसिफाइड का यूज़, इंक्लूज़न टर्म तो कोई नहीं है, एक्सक्लूड नोट तो नहीं है, इटियोलॉजी मैनिफेस्टेशन की बातें तो नहीं है, या फिर जब डॉक्यूमेंट को तुम इंटरप्रेटेट कर रहे हो तो वहाँ पे एंड, विद, सी आल्सो, कोड आल्सो, डिफ़ॉल्ट, या फिर कोई और क्लिनिकल क्राइटेरिया तो नहीं है। तो ये वाली चीज़ें तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग के बैक एंड ऑफ माइंड में याद होनी चाहिए। और जब तुम जनरल कोडिंग गाइडलाइन शुरू करोगे तो तुम सबसे पहले कोड को लोकेट करोगे, फिर उसके बाद देखोगे कि वो डिटेलिंग कहाँ तक जा रही है, फिर उसके बाद कोड की रेंज क्या है, क्या वहाँ पे कोई सिम्टम या डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो नहीं है, वहाँ पे क्या कोई भी जो कंडीशन दी हुई है वो किसी बीमारी का आंतरिक हिस्सा, दैट मीन्स इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, क्या कहीं वहाँ पे मल्टीपल कोडिंग तो नहीं हो रही है, एक्यूट क्रोनिक वाली कंडीशन तो नहीं है, कॉम्बिनेशन कोड तो नहीं जा रहा है, सिक्वेला या लेट इफेक्ट तो नहीं जा रहा, थ्रेटनिंग या इम्पेंडिंग कंडीशन तो नहीं जा रही है, वहाँ पे आपका जो है जो भी रिपोर्ट कर रहे हो एक से ज़्यादा कोड तो नहीं जा रहा है, लेटरलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन अदर देन क्लिनिशियन, जैसे कि बीएमआई का हो गया या फिर अल्सर का हो गया, कोई सिंड्रोम तो नहीं है, वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ केयर तो नहीं निकल के आ रहा है, वहाँ पे आपका समझो कि बॉर्डर लाइन डायग्नोसिस तो नहीं दे रहा है, वहाँ पे साइन सिम्टम अनस्पेसिफाइड कोड तो नहीं दे रहा है, इतनी बातें हो जाएंगी तब जा कर के तुम जो है बाद में चेक करोगे कि यार कहीं हमारे पास एक्सटर्नल कॉज कोड तो नहीं है। तो उसकी सीक्वेंस कोड कैसे करें, कैसे हम जो है अदर एक्सटर्नल कॉज को ढूंढें, जेड कोड हम कैसे लगाएं, जब इतनी बातें अगर हो रही हैं तुम्हारी सब कुछ सही है तब जा कर के तुम मोस्ट एक्यूरेट कोड दोगे।
और इसके बाद तुम असाइन करोगे, यहाँ एनकोडिंग सही हो जाएगी। अगर ये क्लियर है, अनक्लियर है, तब फिर इसका मतलब प्रोवाइडर से क्वेरी करना पड़ेगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो जो वेरिकोज वेन वाला जिसने आपको फंसा करके रख दिया था। ठीक है, चलो ये था हमारा कोर्स क्वेश्चन, वेरिकोज वेन वाला ये वाला था ना। देखो अब यहाँ पे सवाल पढ़ना। देखो प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस क्या होती है? पेन, वेरिकोज वेन, लोअर राइट एक्सट्रीमिटी। अब तुम मुझे बताओ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्रोसीजर? टेल मी। प्री प्री ऑपरेटिव ऑपरेटिव, तो सर, हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव तो सर वही पहले की कंडीशन ऑपरेट, हाँ ठीक है, और मतलब ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद फिर हाँ, तो अब देखो, अब इसके लिए तुम्हें इस वाली गाइडलाइन में फिर आ जाना होगा, जो हमारी सीपीटी की गाइडलाइन है। तो सीपीटी की गाइडलाइन में जो ये 3 बातें हैं, वो चीज़ें कहलाती हैं हमारी क्या? वो कहलाती हैं हमारी, यहाँ पे या तो बंडलिंग होगी या तो एनसीसीआई होगी, ठीक है, या फिर तुम्हारा ग्लोबल पीरियड होगा। तो यहाँ पे समझो कि जो ग्लोबल पीरियड की बातें हैं वो ये बताती हैं कि कोई भी अगर सर्जरी से संबंधित प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, तो कहने का मतलब है कि सर्जरी की चीज़ें कई चीज़ों को इंक्लूड करती है, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। तो कहने का मतलब है कि किसी एक डिसीजन पे पहले पहुंचने के पहले उसका क्या असेसमेंट हुआ है, और उस दिन हमने क्या सेवा दी हुई है, और उस सेवा को देने के बाद उसका ट्रीटमेंट जो हुआ है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। नहीं, तो अब क्या होता है कि ग्लोबल पीरियड में आपकी ये वाली सारी सेवाएं इंक्लूड रहती हैं, जैसे कि लोकल इन्फिल्ट्रेशन, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल डिस्टल ब्लॉक, टॉपिकल एनेस्थीसिया। सो क्या होता है कि जब भी कोई भी एक प्रोसीजर परफॉर्म होगा तो कुछ ये वाली सर्विसेज कॉमन सी होती हैं जो कि आपके ग्लोबल पीरियड में इन्वॉल्व होती हैं। तो ग्लोबल पीरियड में इन्वॉल्व होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको ये ज़रा भी दिमाग नहीं लगाना है, ये वाली चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें बंडल होंगी ही। जैसे कि लोकल इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इन्वॉल्विंग इंजेक्टिंग एनेस्थीसिया सोल्यूशन डायरेक्टली इनटू टिश्यू सराउंडिंग सर्जिकल साइट के आसपास जहाँ पे दिक्कत परफॉर्म हो रही है, वहाँ पे हमने जो है एक एनेस्थेटिक सोल्यूशन दे दिया। या फिर समझो कि कई बार क्या होती है, जैसे फिंगर हो गई, टोस हो गया, तो वहाँ पे कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे नर्व को ब्लॉक करना, वहाँ पे हमें प्रोसीजर को परफॉर्म करना। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शामिल होती हैं। फिर कह रहा है एक से ज़्यादा ईएनएम अगर हुआ है, ठीक है, या फिर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव, मान लो सर्जरी परफॉर्म हो गई, सर्जरी परफॉर्म होने के बाद पेशेंट को अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो पोस्ट ऑपरेटिव या ऑपरेटिव फेज़ में वो बंदा आएगा ही, या फिर उसकी बीमारी को लेकर के उसके फैमिली मेंबर से बात होगी ही होगी। कई बार मान लो पेशेंट बात करने के मूड में नहीं हो, अब डॉक्टर कुछ ना कुछ चीज़ें लिख करके देगा ही, और अगर पेशेंट का वहाँ पे पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी वाली चीज़ें हुई, या फिर जो पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप केयर, इंटर ऑपरेटिव सर्विस। तो जो ये इंटर ऑपरेटिव सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, यही होता है तुम्हारा ये नोट, ठीक है, यही होता है आपका कंप्लीट नोट। इंटर ऑपरेटिव ये जो है आपकी सर्विसेज हैं। फिर कह रहा है कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा सर्जरी के बाद। फिर पोस्ट सर्जिकल पेन जो कि मैनेज किया जा रहा सर्जन के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों में फिर मॉडिफायर का भी इस्तेमाल हम शुरू कर देते हैं। तो मॉडिफायर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें इसीलिए होती हैं कि ये सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई है, किसने परफॉर्म किया हुआ है, ये जो प्लेस ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को ये बताता है। तो ग्लोबल पीरियड में क्या चीज़ नहीं शामिल होती है, जो कि इनिशियल कंसल्टेशन कि मतलब चलो अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं किसी
ऑपरेटिव चीज़ में, ठीक है। तो या फिर कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट या प्रोसीजर, तो जो आप वहाँ पे एग्जैक्ट कोड निकालते हो उसका यही मतलब होता है कि यार तुम जो निकाल रहे हो वो अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने भी जो आपको मैंने ग्लोबल पीरियड बताया था वो 0 से लेकर 90 दिन तक का होता है। मतलब कि इस ड्यूरेशन में कभी भी पेशेंट आएगा तो फिर जो है इसको, अगर वो 90 दिन का रख रहा है, हर एक सीपीटी को समझो कि ऐसे ही 3 भागों में बांट दिया जाता है, 0 दिन, 10 दिन, 90 दिन। अगर सर्जरी के मान लो कोई एक सीपीटी है और उसका ग्लोबल डे कह रहा है कि 90 है, तो इसको ऐसे आप जो है समझो। मान लो कि एक हम जो है प्रोसीजर उठा के चलते हैं, मान लो ये है आपका 258, ये मान लो है, ठीक है, ये प्रोसीजर है और इसका ग्लोबल पीरियड है 90 डेज़, ठीक है। और इसकी जो सर्जरी परफॉर्म हुई है वो मान लो हुई है 25 मई 2025 को, ठीक है। ये रही सर्जरी की डेट और इसका ग्लोबल पीरियड 90 डे है। अब ठीक इसको 3 दिन बाद जो है उसी सर्जिकल साइट पे जो है यहाँ पे पेन हो गया। अब पेन हो गया तो फिर प्रोसीजर यहाँ पे डॉक्टर ने जो पहले दिन परफॉर्म किया था, अब इसी को ही फिर से इसको करना पड़ा। तो ये देखो 3 दिन का ड्यूरेशन हुआ कि नहीं इनका, कि 3 दिन बाद ही वापस आ गया। तो अब ग्लोबल पीरियड ये बताता है कि तुम्हारा जो है इनमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, अगर वो उस ग्लोबल पीरियड में आ रहा है। तो तुमने वहाँ पे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे दिया। मान लो कि यहाँ पे जो एक प्रोसीजर था, यहाँ पे समझो कि सही से टाँका नहीं लगा था, या फिर सही से समझो कि वहाँ पे प्रोसीजर नहीं हुआ था, तो वहाँ पे कुछ रिपीट काम किया, या फिर डॉक्टर ने बोला कि अच्छा यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया है, तो इस चीज़ को एक ऑर्डर में लिखेगा ना। अब जो ये जितनी बातें होती हैं ये सब मिलकर के एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो होता है रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो प्री ऑपरेटिव का मतलब हुआ कि फॉर दिस पर्पस पेशेंट इज केम फॉर हिज एंड हर treatment. Now, during the post-operative period, पेशेंट की जो ये वाली समस्या है इस पे ही मेन काम हुआ है, और प्रोसीजर वाले दिन उसने स्क्लेरोथेरेपी किया है। अब क्या वहाँ पे एनेस्थीसिया की सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट शामिल है कि नहीं है? सो दैट इज़ डिपेंड ऑन योर सर्जिकल थिंग्स। तो ये कह रहा ना कि कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। अब यहाँ पे कह दिया ना कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर की चीज़ें इनमें शामिल नहीं होती हैं। सो दैट द रीज़न एवरी सीपीटी हैविंग अ डिस्क्रिप्शन विच इज़ गिवन अंडर द मेन टर्म जो होता है उसमें ये बोल देगा कि भाई ये वाली चीज़ें जो सर्जरी है इसमें ये वाली चीज़ें जो हैं इंक्लूड हैं, इसमें ये वाली चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं। तो जब भी आप कोडिंग करते हो तो कई चीज़ों को एक साथ देखना पड़ता है, ठीक है। तो जब एक साथ कई चीज़ों को देखना पड़ता है तो इस वाले क्वेश्चन में अब जो मैं अब देखो आईसीडी से आपको सीपीटी पे ला दिया, फिर गाइडलाइन पे ला दिया। तो देखो, तो कहने का मतलब पेनफुल वेरिकोज वेन है, ठीक है, और इसकी जो डायग्नोसिस कल को पोस्ट ऑपरेटिव फेज में जा रही है पेनफुल ऑफ वेरिकोज वेन। तो हमारी गाइडलाइन क्या कहती है कि जो भी यहाँ पे मेडिकल कंडीशन दी हुई है उसको आप जो है कोड करोगे। सो हो गया आपका पेनफुल वेरिकोज वेन। तो आप जब यहाँ पे आईसीडी के हिसाब से जा रहे थे, सो द फर्स्ट जो मेन टर्म है वो है आपका वेरिकोज का। अब वेरिकोज को जानने के लिए आपने कौन सा स्ट्रक्चर किसका फॉलो किया, इसका लोकेट कोड का, ठीक है। अब आप देखोगे कि लेवल ऑफ डिटेल यहाँ पे किस चीज़ का दिया हुआ है, तो लेवल ऑफ डिटेल आपका पेनफुल वेरिकोज वेन का है। अब उसके बाद कोड रेंज आपने यहाँ पे तो चलो सेलेक्ट कर लिया ये वाली चीज़ें। तो आपने वहाँ पे देखा वो था आपका
किस चीज़ का वेरिकोस, किसका था वेरिकोस? राइट वेरिकोस, साइड हाँ, वेन का। वेन का। तो क्या कह रहा है ये? अब देखो, अब ऑफिशियल कन्वेक्शन में क्या होता है, ये वही कहता है ना कि भाई ये वाले नियम कतई नहीं बदलेंगे, ये हमेशा जाएंगे। इसने सीधे बोल दिया सी। तो सी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये वाले को ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये तो नियम कानून हो गए ना एक तरीके से, देश में जो रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। हाँ। तो आप यहाँ पे अब इनमें किसी पे नहीं जाओगे, आप सीधे सीधे जो है इस पे जाओगे। अब यहाँ पे जाने के बाद देखो ये तुम्हें किन चीज़ों को यहाँ पे नेविगेट कर रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। तो अब यहाँ पे जो आपकी जो देखा जाए कि अब आगे कैसे आप लीड करोगे। अब चेक करो क्या साइन सिम्टम डिफिनेटिव डायग्नोसिस है, इंटीग्रल वर्सेस नॉन इंटीग्रल, मल्टीपल कोडिंग, एक्यूट क्रोनिक, कॉम्बिनेशन कोड, लेट, ये चीज़ें। तो आपका वहाँ पे उसने बोला था कि मेरे को पेन कहाँ पे है, वो है राइट लोअर एक्सट्रीमिटी में। तो राइट लोअर एक्सट्रीमिटी यहाँ पे आपको कहीं दिख रही है? अब इस चीज़ को कैसे तुम वेरीफाई करोगे, इसको तुम यहाँ से वेरीफाई करोगे कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ से तुम आए कोड रेंज, कोई साइन सिम्टम, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ पेनफुल वाली कंडीशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब वहाँ पे तुम जब ढूंढ रहे हो तो फिर तुम्हें क्या एग्जैक्ट वो टर्म मिल रहा है? अगर टर्म नहीं मिल रहा है तो तुम जो है समझो कि यहाँ पे अब क्या अप्रोच लगाओगे। तो ये यहाँ पे यही कहता है ना कि आपको एग्जैक्ट देखना है कि मेरी डिटेल्स क्या है इस क्वेश्चन की। तो डिटेल्स कह रहा है कि ये है पेन तुम्हारा लोअर एक्सट्रीमिटी का। तो लोअर एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या हो गया, अब ये तुम्हें वेरीफाई करने पड़ेगा यहाँ पे। अब उससे मिलता जुलता यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो जो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है वो लेग का पार्ट होती है कि नहीं होती है? यस सर। अब देखो ये जैसे ही तुम ओपन करोगे फिर से ये ऑफिशियल कन्वेंशन आ गए। अब ऑफिशियल कन्वेंशन ये वाले फिर से जो है अप्लाई हो जाएंगे। अब देखो अब्रिवेशन, अब यहाँ पे अब्रिवेशन का मतलब होता है ये स्टैंडर्ड चीज़ें, एसिम्प्टोमेटिक, 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 या फिर यहाँ पे विथ की चीज़ें। तो अब यहाँ पे ये बताओ कि तुम्हारा क्या ये कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक है? एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है जिसमें कोई सिम्टम ही ना हो, बट ये तो पेनफुल है ना। और वेरिकोस, वेरिकोस वेन का मतलब बता दिया, जो कि आपकी वेन होती हैं वो बल्जिंग हो वेल जाती हैं या फिर डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं या फूल जाती हैं, एक्स वाई जेड। तो इसने बोला पेनफुल, तो इसका मतलब ये एसिम्प्टोमेटिक वाले तो लाइन से हट गए, ठीक है, ओके। अब इनमें जो है कहीं, अब देखो यहाँ डायरेक्ट विद नहीं दिया हुआ मेरे भाई, बड़े भाई, डायरेक्ट विद नहीं दिया हुआ है, बट कहीं न कहीं आपको डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन पढ़ करके ये समझना है ना, कि यहाँ पे ये जो, सर हाँ बोलो, इंटरप्रिटेशन पढ़ के करना सही क्या? हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब विद हो गया। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट है यहाँ तो पेन वाली चीज़ें दे दिया था ना, तो अब इसमें बताओ पेन वाला कौन सा है कोड तुम्हारा? पेन वाला पीछे है करना वन। कौन सा है यार भाई, बता दे क्यों ना हो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है पेन वाला कौन सा है बताओ। वो है जो 183.811। ठीक है, ओके। तो पहली बात की, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे हम विद पे तो जाएंगे ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, विद पे तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं विद्युत नहीं दिया हुआ था, ठीक है। हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये एसिम्प्टोमेटिक पे लेकर के जा रहा है। तो अब हम इसके
जो लेटरलिटी है उसके अंदर में जाएंगे। फिर हमने चेक किया कि हाँ, इस पेशेंट को जो है पेन वाली कंडीशन थी, तब जाके ये वाला कोड आप लीड कर पाए। अब इस तरीके से तुम कोई भी क्वेश्चन पे ये थ्योरी फंडा अप्लाई कर दोगे, आपके सारे कोड सही निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें अब समझो कि एक चीज़ अभी आपको बताई, अब एक और फंडामेंटल मेरे को आपको बताना है, जो कि है कोई भी सर्जरी की चीज़ें तुम परफॉर्म करते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हर एक सर्जरी के रिपोर्ट में आएंगी, और तुमने अगर इनको अच्छे से एक बार समझ लिया तो तुम समझो कि ये जो पूरी तुम्हारी जर्नी है ना, ये तुम्हारी आसान हो जाएगी। अब उसको मैं कैसे आसान करूँगा, अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी चीज़ों को। इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा जो ये वाला सेक्शन है ना, दिस वन, कि तुम तो कहीं न कहीं समझो कि यहाँ पे जो भी तुम्हारे सर्जरी के यहाँ पे सर्जरी मेन इसी में ही तुम जाओगे, तो सर्जरी में क्या ही हो सकता है, तो सर्जरी में एनेस्थीसिया भी होगा, रेडियोलॉजी भी होगी, पैथोलॉजी भी होगी, मेडिसिन भी होगी, और इसके करने के पहले इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट होगा। तो इसमें कॉमन चीज़ें बार बार क्या आएंगी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन की चीज़ें। तुमने अगर इसको घोर के पी लिया एक बार, है ना, अगर तुम्हें इसका फंडा समझ में आ गया तो फिर समझो कि सारी चीज़ें कैसे आसान हो जाएंगी। ऐसे समझो, जब भी कोई प्रोसीजर परफॉर्म होगा तो या तो इन्वेसिव होगा, नॉन इन्वेसिव। क्या मतलब मैंने समझाया था आपको इन दोनों का मतलब? इन्वेसिव में सर वो होता है स्किन में वो कट लगाते हैं। कहने का मतलब, या बॉडी हो गई, बॉडी कैविटी हो गई, या स्किन हो गई, उसमें एंटर जब करते हैं तो इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। नॉन इन्वेसिव में ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बॉडी में एंटर ही करें। ठीक है, ओके। अच्छा। या फिर नॉन इन्वेसिव का एक और मतलब होता है मिनिमल इन्वेसिव, मतलब जैसे ये हो गया ब्लड का टेस्ट, हल्का सामने जो है एक प्रिक किया और वहाँ से खून आ गया। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव में मिनिमल इन्वेसिव भी शामिल होता है। तो अब तुम मुझे बताओ, बायोप्सी इनमें से किस ऑर्गन की, मतलब इनमें से किन चीज़ों की हम बायोप्सी कर सकते हैं? किसी भी चीज़ की बायोप्सी कर सकते हैं, है कि नहीं, ये जो ऑर्गन सिस्टम में। अब हम अगर यहाँ पे कहें एंजियोग्राफी करना है, तो एंजियो, अब ग्राफी देखो एक खास टर्म होता है। एंजियोग्राफी आप इनमें से किस ऑर्गन सिस्टम का कर सकते हो बताओ? पहले ऑर्गन सिस्टम पे जाओ, बॉडी सिस्टम पे, सॉरी, बॉडी सिस्टम। हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट हार्ट वगैरह भी। ठीक है, अब उसमें भी तुम्हें ब्लड का करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर तुम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हो, सो दैट मीन्स एवरी टाइम व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर डायग्नोसिस, सो टू टर्म आर देयर, one is diagnostic, other is procedure. So that means, so what do you understand by diagnostic and surgical and therapeutic thing? So diagnostic procedure, when you are going to identifying or confirming a disease or condition, like that from the biopsy, breast के मास से आप बायोप्सी करके पता लगाओगे कि उस ब्रेस्ट का जो मास है उसका नेचर क्या है, दैट इज ट्यूमरस और कैंसरस। आप ब्रेन के ट्यूमर की सीटी करके पता लगाओगे कि यार ब्रेन में ये एबनॉर्मल ग्रोथ क्या दिख रही है, और एंडोस्कोपी करके आप विजुलाइज करोगे कि इसके इस आंत में कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ तो नहीं है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप इनमें से किसी मेथड को आप जो है अप्लाई कर लो, चूज़ कर लो, दैट इज़ डिपेंड ऑन। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है कि तुम्हें पहले से वो कंडीशन पता होती है, अब तुम्हें उस कंडीशन को ठीक करना होता है। जैसे कि पता है कि यार यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ भर गई है, तो आओ उस ऑर्गन को ही हम जो है हटा देते हैं। मान लो कि अगर तुम्हारा जॉइंट पता है कि डिसलोकेट हो गया है, ठीक है, आओ रिपेयर करते हैं। पता है कि किडनी ख़राब हो चुकी है, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट, तो सर्जिकल प्रोसीजर। थेरापेटिक सर्विस में क्या होता है कि ऑन गोइंग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब उसे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स ना हो,
या फिर पेशेंट को जब ब्रेन में चोट लग चुकी है और उसकी कहीं न कहीं क्लॉट निकल चुका है, बट अभी भी वो वापस उस अपने कंडीशन में नहीं है जैसे पहले था, तो वहाँ पे थेरेपी कर देते हैं, तो इसको थेरेपेटिक बोलते हैं। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे प्रिवेंटिव, जैसे डायलिसिस है, इसको क्या ही कर सकते हो, डायलिसिस हो गई है तो बार बार तुम्हें इसको रोकना है कि किडनी फेल ना हो। आईवी थेरेपी दे दी गई है कि भाई बहुत ज़्यादा शरीर से डिहाइड्रेशन हो गया है, या फिर हमने यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म कर लिया है, तो कहीं न कहीं पेशेंट जब आता है किसी कंडीशन को लेकर के, तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि भाई इसका जो केयर हो वो इफ़ेक्टिव वे में हो। तो एक्यूट चेस्ट पेन को लेकर के आ रहा है, तो ये टेस्ट इसीलिए परफॉर्म होते हैं कि यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन को हम कंफर्म करते हैं। तो चेस्ट पेन के नाम पे हमने इसको इसको दे दिया और पता चल गया कि यार यहाँ पे अब सुनो, अब इसका कोई ना कोई तो रिज़ल्ट भी तो आएगा ना, क्यों भाई, इसका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। अब वहाँ पे मान लो अगर कंफर्म हो गया कि इसके जो चेस्ट में पेन हो रहा है वो समझो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस, ये चीज़ हमें बता रही है कि इसकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है। अब ब्लॉक हो गया है तो अब इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा कि नहीं। तो पहले आइडेंटिफाई किया, अब उस पर एक्शन ले रहा है, तो जब उस पर वो एक्शन ले रहा है तब जाके समझो कि ये वाली रिपोर्ट तैयार होती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। सर तो जब ये समझो कि रिपोर्ट इसकी जो है तैयार हो गई, तो फिर अब इसके बाद क्या करता है कि ये डॉक्टर जो है यहाँ से इसका ट्रीटमेंट कर देता है। तो अभी भी समझो कि कल को मान लो कि डॉक्टर और ये दोनों मिल कर के फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इनको रोकने के लिए एक और नियम कानून तैयार किया गया। उस नियम कानून का नाम है एलसीडी और एनसीडी। क्या होता है भाई, बोलो बोलो मेरे साथ, एलसीडी एनसीडी, एलसीडी एनसीडी क्या होता है? एनसीडी। ठीक है। तो एलसीडी और एनसीडी में क्या होता है, जैसे कि तुम यहाँ पे बस एक चीज़ को देखो, कोई भी एक टेस्ट, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है, ओके, तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, जैसे हमने आपने अभी यहाँ पे इस चीज़ को देखा कि ये जो है हमारा चेस्ट पेन है, तो इसका एक आईसीडी कोड होगा कि नहीं होगा, है ना? चेस्ट पेन का कोड होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। सर होगा। ठीक है, तो ये जो कोड होगा वो क्या होगा, देखो R078, देखो ये चेस्ट पेन है, ओके। अब ये जो चेस्ट पेन है तुम्हारा, या तो इसमें जिस भी तरह का चेस्ट पेन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि ये वाला चेस्ट पेन इन्होंने बोल दिया अदर चेस्ट पेन, तो ये जो अदर चेस्ट पेन है इसको ले करके इन्होंने दो, एक दो, ये दो डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए इसके बेसिस पे इस प्रोसीजर को। तो अब क्या करता है यूएस गवर्नमेंट, वो ये चेक करती है कि यार इफेक्टिव केयर हुआ कि नहीं, क्योंकि मान लो कि यार कल को हज़ारों लाख लोगों का ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, हज़ारों लाख लोगों का प्रोसीजर हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि हर एक प्रोसीजर के अगेंस्ट में एक एलसीडी एनसीडी दे दिया, कि मतलब कि लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन, जैसे एक ये टेस्ट होता है, किस चीज़ के लिए होता है ज़रा बताना मुझे। लोकल कवरेज कौन सा जी? डिटर्मिनेशन। एच बी 1AC टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है? ये सर, सर ये होता है सर, शायद, अरे सर मैंने अभी कराया पापा का ये। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, याद करो याद करो याद करो। अरे सर, शायद सर ब्लड ब्लड का मैं कुछ लिपिड विपिड का, हीमोग्लोबिन। एम ही है ना ना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। A1।
हीमोग्लोबिन में कितना परसेंट वहाँ पे ग्लाइसेमिक वहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है, कितना ग्लूकोज स्टोर्ड है 3 से 6 महीने के बीच में, जो कि ये कंफर्म करता कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये जो कोड है ये तुम्हारे आईसीडी सीपीटी एससीपीसीएस किसका है ये बताओ पहले मुझे। मतलब पहले ये बता दो कैटेगरी 1 का है, 2 का है या 3 का है, पहले तो ये बता दो बस। तकरीबन। इस कोड को देखो L 33 431, ठीक है, ओके। क्या इसमें से कोई आ रहा है? नहीं आ रहा ना। एससीपीसीएस मैंने आप लोग को पढ़ाई थी। एससीपीसीएस का कोड रेंज कहाँ से शुरू होता है या कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है? 5 डिजिट का होता है। 5 डिजिट का पहला जो है उसमें नंबर होता है, ठीक है, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर सीपीटी है, ये जो HB1AC का मतलब कि पेशेंट को जो है कहीं शुगर तो नहीं है, तो ये जो टेस्ट तभी परफॉर्म होगा जब उसके मेडिकल रिपोर्ट में इनमें से कोई एक डीएक्स होनी चाहिए। अब ये वाला कोड किस रेंज का है बताओ, देख करके बस। ई सीरीज किस में जाती है बस ये बता दो। अच्छा ये वाला कोड, मैं कोड नहीं पूछ रहा हूँ, बस सीरीज पूछ रहा हूँ। क्या सर? ये वाले कोड जो हैं किससे रिलेटेड है आईसीडी के हिसाब से? E11 सीरीज कहाँ जाती है? देखो किस में जा रही है, डायबिटीज़ में है, डायबिटीज है सर, ये तो पता है मुझे, E11। ठीक है। तो यही चीज़ तो बोलो ना। अब ये जितने भी कोड हैं डायबिटीज़ वाले ही हैं। तो जब ये बिलिंग के लिए जाएगा ना, जो मैं आपको बिलिंग की साइकिल समझा रहा था, तो होगा क्या, ये जो समझो कि तुम्हारी सीपीटी है, सर ठीक है। एक कॉल आ रहा है सर, एक। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके, कर लो अटेंड।
हेलो। हाँ। आप तो चुप हो गए कते मैं सब। चुप हूँ, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो भाई। अच्छा, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। हाँ देखो इसमें क्या चल रहा है, बस ये समझाओ मुझे। क्या है? फालतू कुछ चोरी। फालतू बकचोदी चल रही है। प्रिवेंशन रेडियोलॉजी मैग्नेटिक रिटायर्ड। अच्छा इसको बस ऐसे समझो, देखो यहाँ देखो एक रेडियोलॉजी का सेक्शन दिया है एनसीटी। हर एक सर्विस की, जैसे यहाँ पे दे दिया ना, कोई एक प्रोसीजर कंप्यूटर टोमोग्राफी या मेमोग्राम हो गया, ठीक है। मेमोग्राम की एक सीपीटी याद आ रही है तुम्हें कुछ? डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग मैंने बताया था आप लोगों को, नहीं याद आ रहा? याद आया? अरे ये देखो भाई मेरे, ये वाला याद आया? डायग्नोस्टिक मेमोग्राम याद आ रहा है? हाँ सर, सब याद आ रहा। हाँ हाँ। तो जो ये सीपीटी है, ये वाले सीपीटी या ये सीपीटी है, यही बात यहाँ पे ये बता रहा है, ये वाली चीज़। तो वो ये कह रहा है कि जो कोई भी प्रोसीजर तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, उन सभी का टाइटल क्या है, उसके अगेंस्ट में 3 डिजिट का ये नंबर लिखा रहता है। और जो ये 3 डिजिट का नंबर होता है, जब तुम इसे खोलते हो तब क्या आता है, ये इस तरीके से आता है। जब इस तरीके से आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोर्टिंग डीएक्स लिखी रहती है। तो तुम्हारे मेडिकल डॉक्यूमेंट में प्राइमरी डीएक्स पहले ये होनी चाहिए, तभी जा कर के ये वाली चीज़ें वेरीफाई होती हैं। तो मैं जो आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी कोई प्रोसीजर, जब भी कोई सर्विस परफॉर्म होती है, तो वो चीज़ कितनी एक्यूरेट है, कितनी इनएक्यूरेट है, वो लोग इस प्रोसीजर में एलसीडी की मैपिंग करते हैं कि हाँ यार इससे चेस्ट पेन ही रिलेटेड है। और यहाँ पे जो उन्होंने बीमारी को कंफर्म कर दिया, उससे वो कंफर्म डायग्नोसिस है। तो इससे क्या होगा कि डीएक्स, डायग्नोस्टिक सर्विस, प्रोसीजर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, करेक्ट है। कैसा लगा ये वाला हेल्थ केयर का सर्विस, बताओ ज़रा। तुम लोग मेरी ये एलसीडी एनसीडी की बात ओवरव्यू समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बताओ। अब जो है बहुत टाइम हो गया, ना सर, ना ही मतलब। दिमाग में बन गई खिचड़ी। चल, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, अगली क्लास करते हैं कल, ठीक है। अभी क्वेश्चन करो, अभी जितना मैंने तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझाया है, फिर उसके बाद बताओ। अच्छा ये बताओ, ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, क्या मैं नया क्वेश्चन दूँ तुम्हें? अभी कहाँ खत्म हो गए? वे ओके, नहीं। चलो कोई नहीं, तो एक काम करना, आज जो मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे बस आप ये देखो कि यार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो ऑप्शन है उनका सीपीटी में डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। बस इतनी चीज़ों से होकर के तुम जाओ, फिर मेरे को बताओ, ठीक है। बाकी चीज़ें ओके। कल करते हैं, ठीक है। कोई और मदद, कोई और ओके। हेल्प? हम्म। ओके। एनीथिंग एल्स जो तुम्हें क्वेश्चन करते समय ऐसा लगता है कि ये मेरे को मिलना चाहिए या होना चाहिए? इसीलिए मैं देखो आप लोग को आजकल डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आप लोग उसको एक्टिवली देखो। जब भी मैं आजकल जो डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ ना, वो समझो कि बड़ा ही प्रिसाइज, और भले ही क्लास में लंबी बातें हों, उसको शॉर्ट में, जैसे आज ही आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट में मेडिकल बिलिंग कोडिंग या कंप्लीट लाइफ साइकिल को समझाया, तो बस छोटे से पार्ट में इसमें मैंने जो है समराइज़ कर दिया, ठीक है, इन चीज़ों को। ओके, ताकि आप लोग की जो है
यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो कुछ और मदद नहीं आपको लगती है, या फिर आपको जो भी दिमाग में आता हो कि यार मेरे पास गाइडलाइन होने चाहिए, मेरे पास नोट्स होने चाहिए, मेरे पास की कॉन्सेप्ट। गाइडलाइन तो भेज दी सर आपने। हाँ गाइडलाइन तो भेज दी। हाँ 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 हाँ। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कुछ और चीज़ चाहिए तो। इसके अलावा चाहिए सर, हम्म। पेपर मिल जाए बस। हाँ और ठीक है, तो फिर तुम लोग क्वेश्चन ऐसे निकालो। देखो उस क्वेश्चन में इतना उलझे, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ, फिर उस पर डिस्कशन किए। अब तो मॉडरेट सेडेशन और एनेस्थीसिया का कोई क्वेश्चन, या फिर किस तरह की सर्विस परफॉर्म की गई है। अब ये चीज़ें तो भाई सब पे अप्लाई होंगे ना, ये वाला नियम, हम्म, है ना। तो मैं इसी बात को ही कह रहा था, यहाँ पे जो आपको यहाँ से लेकर के जा रहा था कि मतलब यही वाले नियम होते हैं, नियम को कब फॉलो करना होता कैसे। तो तुम्हें देखो ये चीज़ें एक बार समझते समझते थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर तुम देखना कि फिर समस्या नहीं आएंगी। डन। चलो यस। जी, तो कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। 9 बजे, कल सुबह 9 बजे? अरे 8 8 बजे चाहिए सर। हाँ यार सॉरी, हाँ गर्मी सॉरी। बहुत ज्यादा है। नहीं हाँ, सही सही सही, 8 बजे। ठीक है, बाय। बाय। अबे यार, हम्म। कैसा लगा क्लास यार? सर पूछ रहे हैं, अरे कोई क्वेश्चन बताओ यार, तुमने क्या किया? अयन कह रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। अयन आप तो दूध दे